हाँ भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, तो बात करते हैं कहानी के आगे, है ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास तक बात कर ली है सेक्स रेशियो की। सेक्स रेशियो पढ़ लिया था हम लोगों ने। हमने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़ना शुरू किया था। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में सेक्स रेशियो पढ़ा, बर्थ रेट पढ़ा, डेथ रेट पढ़ा। साथ में हम लोगों ने यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया था। यस सर। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हम लोग शायद पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ का हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि सर एक पर्टिकुलर जगह की जो पॉपुलेशन है इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया था मैंने n से। सही बात है। हमने कहा था सर 4 मेन फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं। पहला नेटैलिटी, किससे रिप्रेजेंट किया था? बी। फिर इमिग्रेशन। एमिग्रेशन या इमिग्रेशन? इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन आई वाला होगा। आई वाला। तो जागो भाई, सो क्यों रहो तुम लोग? ये होगा इमिग्रेशन। इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट किया आई से। जाने वालों को बोला इमी माइग्रेशन नहीं बे। अरे ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक है। फीलिंग समझे सर। और डेथ को बोला नेटैलिटी। अच्छा, कौन बोला था ये? लग रहा है ठंड में दिमाग जम गया है, हैं? कैसे जम रहा है? भूसे को हैं? भूसे में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है, फिर जम कैसे रहा है? हैं? भाई भूसे में थोड़ी ना कुछ होता है। तो भाई हमने कहा सर ये 4 फैक्टर्स हमारे पास। अब इसके अंदर शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि मान लो हम पॉपुलेशन कंपैरिजन कर रहे हैं 2 जगह का। एक जगह हमने लिया, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कोटा। पॉपुलेशन डेंसिटी मान लेते हैं 1000। ठीक, इसमें 500 नए इंडिविजुअल्स आए, 100 नए इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ, है ना। इसके बाद यहाँ से चले गए सेलेक्ट होकर कितने 200, और 50 की हो गई डेथ। ठीक है, एक और कंडीशन है। एक और जगह ले लेते हैं, कोई भी एक विलेज या टाउन या कोई भी नाम बताओ तुम्हारी पसंद का कोई। दिल्ली। हाँ, थाईलैंड लिख देते हैं। थाईलैंड। हैं? अच्छा जाएगा सर जाने वाला है। रसिया। वाह। तो यहाँ की पॉपुलेशन थी 500। ठीक, इस साल केवल 50 लोग थाईलैंड आए, केवल 10 न्यू बर्थ
ठीक है। ये ऋत्विज कह रहा पाकिस्तान। वो भी ठीक है। चलो पाकिस्तान लिखेंगे, मुझे अच्छा लगा। लिखेंगे No, sir. पाकिस्तान ठीक रहेगा सर। अगर यही सही है पाकिस्तान मलेशिया ले सकते हैं। इंटरेस्ट में कम होते हैं। चर्चाते के बीच बने सर सबसे ज्यादा वोट तो पाकिस्तान पर गिरेगा। हाँ जी, पाकिस्तान है इस बार। तो अब इधर दोनों जगह पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हमने कहा कि पॉपुलेशन एट टाइम t, इसको रिप्रेजेंट कर दिया एन टी से। एन टी कैसे निकालते हैं? हम लोगों ने लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखा था क्या? क्या था फॉर्मूला एन टी का? एन नॉट N plus प्लस B plus I बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। ठीक, यही फॉर्मूला था। चलो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है। तो यहाँ आप क्या देखते हैं? सबसे पहले 1000 इज द इनिशियल पॉपुलेशन प्लस, अब 300. माइनस यही होगा। तो ये हो गया 600 माइनस 250। 600 माइनस 250 कितना हुआ? 1350। अबे 600 माइनस, पागल हो गए होगे तुम लोग। तो किसने पूछा? एक बात और, टोटल पूछा किसने? मैंने पूछा भाई 600 माइनस 250 कितना होता है? हाँ जी, इधर 500। हाँ जी, इसके बाद 10 plus 50 10 plus 56 60 minus कितना माइनस करूं? 120 120. हाँ 20 120 कितना आ जाएगा? प्लस आएगा ना 500 के बाद 380 Plus minus. सादिक आराम से देखो इसको, तुम्हें समझ आएगा, धीरे धीरे देखोगे तो। हाँ वो हो गया आ गया ना, समझ आ गया ना। वैसे वो मैथ्स मेरी तो क्या बहुत तेज है, तो मैंने फटाफट मैं क्या घर से सॉल्व करके आया था पूरा। मैथ्स बहुत तेज है मेरी। हाँ जी, तो सर एक जगह क्या हुआ, इनिशियल के कंपैरिजन में पॉपुलेशन बढ़ा, दूसरी जगह इनिशियल के कंपैरिजन में पॉपुलेशन कम हो रहा है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, इफ वैल्यू ऑफ b प्लस आई इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ e प्लस डी, देन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। क्या ये बात सही है? यस सर अगर वैल्यू ऑफ b प्लस आई इज लेस देन d प्लस e, देन पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और डिक्रीजिंग पॉपुलेशन क्या आप लोगों को समझ आ रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज कब होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज कब होगा? सर दो कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी, एक जगह पॉपुलेशन कम हो रही है, पॉपुलेशन एक जगह बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन इंक्रीजेस एंड पॉपुलेशन डिक्रीजेस। ठीक, अब बात करें जनरल बात, हम क्या बोल रहे हैं, इफ b प्लस आई इज ग्रेटर देन d प्लस ई, देन पॉपुलेशन
is increasing. ठीक, and if b plus I is less than d plus e, then population is डिक्लाइनिंग। क्या मेरी बातें समझ आ गई? क्लियर सबको ये बात कि भाई दो कंडीशंस हैं हमारे पास, दोनों कंडीशंस अच्छे से क्लियर हैं। तो ये मेरे पास बात हो गई है पॉपुलेशन ग्रोथ की, है ना। अलग अलग फैक्टर्स पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है? इट इज़ एज पिरामिड्स। क्या होते हैं भैया एज पिरामिड? हाँ जी, व्हाट आर एज पिरामिड्स? तो देखो, हमने अभी पॉपुलेशन का स्टडी किया, उनके नंबर को कैलकुलेट किया। जब हम नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के लिए हम लोगों ने ये स्टडी किया, है ना, हमने हमारा सेंसस निकाला। जब वो डेटा निकल कर आया तो उस डेटा के अंदर देयर वर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एज ग्रुप्स, जहाँ पर हम लोगों ने उन इंडिविजुअल्स को डिवाइड कर दिया। अब ये कैटेगरीज कौन कौन सी थी? हमने 3 मेन कैटेगरीज बनाई। पहली प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरी रिप्रोडक्टिव और थर्ड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक, जो रिप्रोड्यूस आगे जाकर करेंगे उन्हें हमने बोला क्या? प्री रिप्रोडक्टिव। जो अभी करंटली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव एज में हैं, उन्हें बोला रिप्रोडक्टिव। और जो अब रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं उन्हें हमने क्या बोला? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो 3 कैटेगरीज, 3 एज ग्रुप्स हम लोगों ने बना दिए, एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज पिरामिड। मेरी बात समझ आ रही है क्या? यस। तो सबसे पहले तो हमारे पास डेफिनेशन आती है कि भाई एज पिरामिड होता क्या है। तो ठीक, कि भाई आप पॉपुलेशन की जो एज है, जब आप उसे प्लॉट करोगे किसके साथ? उस ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, कि उसका नंबर कितना है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एज पिरामिड। अब मैंने यहाँ पर कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज प्री रिप्रोडक्टिव, they will reproduce in future.
हाँ जी, तो प्री रिप्रोडक्टिव जो आगे जाकर रिप्रोडक्टिव फेज़ में आएंगे, रिप्रोडक्टिव जो करंटली रिप्रोडक्टिव फेज़ में है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो अपना रिप्रोडक्टिव फेज़ कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर? अब मैंने कहा कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिस पर हम लोग पॉपुलेशन को 3 टाइप्स का बताते हैं। कितने टाइप्स का बताते हैं? साथ में ड्रॉ करते जाना तुम लोग भी। पहले वाला लिख लिया ना तुम लोगों ने, या नहीं लिखा? नहीं लिखा है। थोड़ा बाकी
नाश्ता वाश्ता करके आ जाना तुम लोग, तब तक मैं बना रहा हूँ। दिखा देते कितनी मेहनत। लोगों का मैथ वीक है, आपका ड्राइंग वीक है। क्या कह रहे हैं? अब लोगों का मैथ को वीक करने का वीक है। बहुत मेहनत लगती है भाई बनाने में। क्यों कर रहे इतनी मेहनत? अरे कॉपी कर सकते लेते, मतलब कर सकते थे ना, मतलब मज़ा नहीं आता ना ऐसे। मेहनत करो, जीवन में मेहनत करना सीखो नालायकों। हर जगह शॉर्टकट यूज़ करते हैं, बताओ। करो तो मैं हम लोग भी स्मार्ट वर्क करना चाहिए ना, हार्ड वर्क के लिए। टेक्नोलॉजी के काम होती इधर हम तो काम के काम आगे बढ़ी है सब दुनिया। अब मजे लेने में रहेंगे। जहाँ पे एलिगेशन आ रहे हैं। अब ठीक है यार, मैं देखो इनका तो क्या है, इनको आज पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी हो गई है। श्रुति ने तो आज पता नहीं भाई। तुम्हें पता चल गया है क्या? हैं? क्या सर? क्या सर? कि प्रॉपर्टी में मेरा भी नाम आ गया। किसका? किसके प्रॉपर्टी में? हैं? श्रुति को जो प्रॉपर्टी मिलने वाली है उसमें मेरा भी नाम आ गया एक तो, गलती से कहीं से। तो इसीलिए दुश्मनी हो रही हो भाई। हैं भाई, दुश्मनी तो प्रॉपर्टी के लिए ही होती है, और क्या है? सही बात है ना? पैसों के लिए भी आपको एक के साथ शादी है। किसके साथ? वो लाइफ का बात करता है। आज कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? कहाँ कौन आ रहा है? अभी कोई बीच में बोल रहा था मैं सर। मुझे क्या पता भाई कौन आ रहा है? मुझे नहीं पता कौन आ रहा है ना? जिसने बोला उससे पूछना। सर बताया नहीं कौन आ रहा है। मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता कौन आ रहा है। तुम कह रहे हो कौन आ रहा है, तुमने ही पूछा, तुम ही बता रहे हो। अभी तो कोई लड़का बीच में बोल रहा था। कौन है ये लड़का? भाई कौन लड़का ये? चलो सर। अरे भाई अभी क्यों आ रहा है? बिजी होगा सर। शादी की है, शादी की है भाई। पीटीएस हम बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या, या फिर पीडीएफ के फॉर्म में करना होगा? क्या? बीटीएस तुम्हारी मर्जी, जैसे करो यार। सर नहीं सर, जैसे 4 का है तो फिर 5 को नहीं दे सकते? नहीं वो ओपन नहीं रहेगा? नहीं, देखो तो कैसे क्यों? ऐसे तो ये जरिया क्या दे सकते हैं। सर हाँ। सर को हम लोग को जो ओ मार्कशीट हार्ड कॉपी में फोटो खींच सबमिट कर तो कहाँ मिलेगा? बाजार में तुम्हें ऐप पे उस पर भेजा हुआ है ना बे। बाजार में क्या बोल रहा हूँ मैं भी, ग्रुप पे भेजा हुआ है। मेरे को याद आया। हो जाता है भाई, ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। है भाई, ग्रुप पे है तुम्हारे। नहीं वो नहीं, जो हार्ड कॉपी निकलवा के हम लोग फाइनल ओ मार्कशीट को फिल करके हम लोग सबमिट करते हैं ना, हाँ। वर्ड फॉर्म पे, वो कहाँ मिलेगा? शीट कहाँ मिलेगा कि फॉर्म कहाँ मिलेगा, क्या पूछना चाह रही हो बता। वो जो फिल करके वो आप भेजेंगे ना, तब आप चेक करेंगे कि कितना सही है। हाँ। तो वो लिंक कहाँ भेजना है, मतलब कहाँ OMR भेजनी है ऐसा? नहीं वो तो मालूम है उसका सही तो है, कितना सही है वो आप किधर से देंगे, कहाँ से, कौन वेबसाइट पे? पता चल जाता है ना। अरे उसी दिन आ जाता है ना। ये पूछ रहा है कि एनालिसिस कहाँ देखना है। ऐप पे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अरे भाई जो नजर आ गया ना, उसमें आएगा तो उसमें कंप्लीटेड वाले में शो हो जाएगा। चलो सुनो बे, वहाँ पे एनालिटिक्स से कोई ऑप्शन भी है वहाँ पे। तो मैंने भी तो यही बोला भाई। मैंने क्या गलत बोला है जो तुम मेरे को ऐसे बोल रहे हो?
अरे बाजार में बोले। अबे मैंने ऐप पे बोला है बे, एनालिसिस बाजार में नहीं मिलेगा, पगला गए हैं बे। समझा दूं क्या अब? बड़ी मेहनत से बनाया भाई, समझ लो, बहुत मेहनत लगी है मेरे को, पूरे 10 मिनट लगे हैं। सुनो, तो मैंने कहा यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप का पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ एज पिरामिड्स। ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसमें हम लोग 3 अलग अलग लेवल्स डिवाइड करते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अगर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स से, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पॉपुलेशन आगे जाकर, क्योंकि यही वाली पॉपुलेशन आगे ये वाले ग्राफ पर इस लेवल पर आ जाएंगी और ये और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेंगे, तो यानी कि पॉपुलेशन जो है वो क्या होगा, एक्सपैंड होगा। दूसरा कंडीशन, इसमें क्या हो रहा है, कि जब ऐसा हो रहा है कि नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है बराबर है, उस कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्टेबल है, ना तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी ना बहुत ज़्यादा कम होगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, कि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर बहुत कम है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के पॉपुलेशन ग्राफ्स, पॉपुलेशन एज पिरामिड्स आपको देखने को मिलेंगे। एज पिरामिड्स 3 टाइप के कौन कौन से हैं, पहला एक्सपैंडिंग, दूसरा स्टेबल, तीसरा डिक्लाइनिंग। क्लियर? पहली ग्रोथ रेट आती है मेरे पास, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं बोलूँगा केवल, है ना। बात करते हैं बच्चों ग्रोथ रेट्स की। तो हमने कहा ग्रोथ रेट जो है ये हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो किस स्पीड के साथ, किस पेस के साथ ग्रोथ कर रहा है, उसकी ग्रोथ का जो पैटर्न है वो कैसा है। तो हम 2 पैटर्न्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे। पहली ग्रोथ रेट को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, है ना। कब होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, पहले ये समझो क्या होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कि एक ऑर्गेनिज्म ने 2 ऑर्गेनिज्म बनाए, 2 ने 4 बनाए, 4 ने 8 बनाए, 8 ने 16 बनाए। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बात समझ आ रही है मेरी? अब ये ग्रोथ कब होगी, एक एग्जाम्पल के साथ समझो। मैंने एक बैक्टीरिया को लिया, उस बैक्टीरिया को एक प्लेट के ऊपर रख दिया, है ना। एक कल्चर मीडियम उस प्लेट के अंदर था, उस प्लेट के ऊपर मैंने एक बैक्टीरिया छोड़ दिया। अभी इसमें मैंने कह दिया कि ग्लूकोज जो है वो जैसे ही खत्म होगा मैं तुरंत उसमें नया ग्लूकोज ऐड कर दूंगा। क्या ग्लूकोज कभी खत्म होने दे रहा हूँ? कभी मैं उसमें ग्लूकोज खत्म होने नहीं दे रहा हूँ। बैक्टीरिया क्या करेगा, जैसे ही उसको, ये बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन है या नहीं है? है। क्या वहां पर कोई और ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया के साथ उस ग्लूकोज को शेयर करेगा? नहीं है।
तो ये पूरा का पूरा जो ग्लूकोज है वो किसको मिलने वाला है? बैक्टीरिया को मिलने वाला है। या तो बैक्टीरिया क्या करेगा? ग्रो करेगा। बैक्टीरिया ग्रो करेगा। ग्रो कैसे करता है सर? वो अपने नंबर को बढ़ाना शुरू करेगा। करेगा क्या? तो जब बैक्टीरियल सेल में डिवीजन होगा तो वो डिवीजन कैसा होगा सर? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। क्या वो ऐसे डिवाइड करेगा? अरे यस और नो? तो मेरे को एक चीज समझ आ गई कि एक ऑर्गेनिज्म जो है क्या वो अपनी मैक्सिमम रेट के साथ रिप्रोड्यूस कर रहा है? यस भाई ये बैक्टीरिया जो है क्या ये अपनी मैक्सिमम रेट ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहा है? वो कब कर रहा है? जब रिसोर्सेज लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? फूड अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। तो सर अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, दूसरी कंडीशन, कंपटीशन है या नहीं है? नहीं है। सर कोई भी कंपटीशन या कोई भी एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस वहां पर नहीं है। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो उसकी ग्रोथ को रोक रहा है ना? जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं फेवरेबल कंडीशन है भैया, तो वहां कोई एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस उसके पास नहीं है। तो मैंने रिसोर्सेज को कर दिया अनलिमिटेड, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कर दिया 0। तो इस कंडीशन में हमारी जो ग्रोथ रेट होगी क्या वो मैक्सिमम होगी? यस क्या ये ऑर्गेनिज्म तेजी से अपने नंबर को बढ़ाना शुरू करेगा? समझ आ रही है क्या बात? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। मेरी बात समझ आ गई क्या होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट? तो यस इन इन अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड कंपटीशन एंड प्रेडेशन, कि भैया वहां प्रेडेशन भी बहुत कम है और कंपटीशन भी बहुत कम है या फिर है ही नहीं, तो उस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म अपनी मैक्सिमम एबिलिटी के साथ अपने नंबर को बढ़ाएगा। सही बात है। अब मैंने कहा कि सर आप ना एक काम करो, इसके प्लॉट को देखो कि इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। और हमें ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा नज़र आएगा सर कि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म इनिशियल नंबर था, नंबर बढ़ना शुरू हुआ, नंबर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं जे शेप्ड। अब जे शेप्ड कर्व जो है वो आपको कब देखने को मिलेगा? इन अनलिमिटेड रिसोर्सेस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब यहां पर अगर मुझे इसकी रेट को कैलकुलेट करना है तो मैं उसे रिप्रेजेंट कर देता हूं किससे? आर से। किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं? आर से। तो मेरे पास dn बाई dt, dn मतलब
चेंज इन नंबर विद टाइम। dn/dt समझ आ रहा है क्या है? तो dn/dt जो आता है मेरे पास वो क्या आ जाता है? वो आ जाता है r इंटू एन। r इज द ग्रोथ रेट, r इज द ग्रोथ रेट। अब हम r पर डिस्कशन करेंगे, n dn/dt तो हो गया, चेंज विद टाइम, क्लियर मेरी बात? तो इनिशियल साइज पॉपुलेशन का n ले लिया हम लोगों ने, ग्रोथ रेट निकाल लिया, तो हम चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं विद dn/dt इज इक्वल्स टू rn। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले तो इस r को समझते हैं कि ये क्या होता है। r क्या बोला आपने r को अभी? इट इज द ग्रोथ रेट, या फिर मैं इसको एक और नाम देता हूं बच्चों, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। या फिर दूसरा नाम बायोटिक पोटेंशियल। अब ये रेट है क्या? सर एक बैक्टीरिया आधे घंटे में 2 बैक्टीरिया बना सकता है, अपने नंबर को डबल कर सकता है, क्या यही उसकी रेट है? हाँ कि ना? तो अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपने बैक्टीरिया का मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी शो कर दी कि सर अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो बैक्टीरिया उस समय पर क्या कर रहा है? अनलिमिटेड ग्रोथ है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, यानी वो अपने नंबर को हाईएस्ट स्पीड के साथ बढ़ा रहा है। हाईएस्ट स्पीड के साथ बढ़ा रहा है, इसका मतलब उसकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, क्या वो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को अचीव कर चुका है? हाँ कि ना? कि सर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमें कोई चिंता नहीं है कि भाई आने वाली जनरेशन को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, तो हम अपने नंबर को तेजी से बढ़ाएंगे। एंड दिस इज कॉल्ड बायोटिक पोटेंशियल। कि एक ऑर्गेनिज्म की जो मैक्सिमम रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होती है उसको क्या कहते हो आप? बायोटिक पोटेंशियल। अब क्या होता है? यही एक ऑर्गेनिज्म की फिटनेस को डिनोट करता है कि भाई ऑर्गेनिज्म जब फिट होगा तभी वो रिप्रोड्यूस करेगा, और अपनी मैक्सिमम, जितना ज्यादा वो फिट होगा उतना ही ज्यादा वो रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल होगा। तो वो अपनी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कब अचीव करेगा? जब उसका आर वैल्यू जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है भाई? उसका बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा है, यानी उसकी रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी ज्यादा है, यानी कि उसकी फिटनेस भी क्या है? हाई है। तो फिटनेस इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ आर। R is the biotic potential और intrinsic rate of natural increase। समझ आ रही है मेरी बात? NCERT की लाइंस पढ़ रहा हूं मैं ये, है ना? तो NCERT में ये बातें लिखी हुई है कि वो फिटनेस को डिनोट करता है। तो फिटनेस कैसे डिनोट कर रहा है, समझ आ रहा है? कि भाई अब आप सोचो, एक पॉपुलेशन के अंदर देयर इज कॉम्पिटिशन, देयर इज प्रेडेशन, सब चीजें चल रही है, तो क्या वहां मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव एबिलिटी अचीव हो पाएगी? भाई ऑर्गेनिज्म की फिटनेस है क्या वहां पर? वो ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली फिट नहीं है, उसके पास बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करे। फूड रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, क्या मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव एबिलिटी अचीव कर पाएगा? नहीं करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो सर केवल और केवल अनलिमिटेड रिसोर्सेज के कंडीशन में ही एक ऑर्गेनिज्म अपने बायोटिक पोटेंशियल को अचीव कर सकता है। क्लियर? बायोटिक पोटेंशियल का मतलब समझ आ रहा है? अब इसको नेट ऑन नेट निकालना है तो कैसे निकालूं? सर सिंपल सी बात है, अगर 100 बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, वो 200 हो जाती है और कुछ बैक्टीरिया उसमें से मर जाते हैं, तो क्या मेरे पास ये जो R निकल कर आता है, क्या मैं उसको डेथ रेट और बर्थ रेट के
पैरामीटर से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इट इज सिंपली डेथ रेट एंड बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। मेरी बात समझ आ रही है कि सर हमने क्या किया, इनिशियल पॉपुलेशन साइज है, 1 घंटे बाद 200 हो गए बैक्टीरिया, मेरे पास पॉपुलेशन का डेथ रेट भी आ जाएगा, बर्थ रेट भी आ जाएगा। ठीक, मुझे बता दिया गया कि इतने नए इंडिविजुअल्स बने और इतने पुराने बैक्टीरिया मर गए। मैं उसके निकालूंगा डेथ रेट और बर्थ रेट। अपन ने कैसे निकाली थी, डेल्टा एन अपॉन एन टी, कुछ याद आ रहा है ना? तो डेल्टा एन अपॉन एन डेल्टा टी अपन ने निकाला और अपन ने उसकी डेथ रेट निकाल ली, बर्थ रेट निकाल ली। जो उसका सब्सट्रैक्शन करके हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे, जो उसका डिफरेंस होगा, वही क्या कहलाएगा, आपका वैल्यू ऑफ आर। कि भैया इतने नए इंडिविजुअल्स हर इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है सबको? तो आर का मतलब समझ आ गया क्या होता है? कोई दिक्कत है ना? देखो ये थोड़ी सी चीज़ें क्या है, कॉम्प्लिकेट होना शुरू होंगी, क्योंकि क्या है, मैथमेटिक्स लगना शुरू हो जाएगी। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें और बढ़ेगी, है ना? तो मैथमेटिक्स जहाँ जहाँ आती है वहाँ अपन धीरे धीरे अपने दिमाग से पहले से तैयार रहते हैं कि भाई मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि अपने को इससे दूर रहना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। शुरुआत से समझाता हूँ, दोबारा से समझ आ रही है कि सब चीज़ें? दोबारा से बोलता हूँ। मैंने कहा सर एक ऑर्गेनिज्म अनलिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड कंपटीशन के समय पर अपने नंबर को तेज़ी से बढ़ाएगा। इस टाइप के ग्रोथ को आप क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब हो रही है तो हम वहाँ पर ग्रोथ रेट को डिनोट करते हैं आर से, जो एक ऑर्गेनिज्म की मैक्सिमम रिप्रोडक्शन एबिलिटी को डिनोट करता है, जिसको मैं क्या नाम देता हूँ, उसका बायोटिक पोटेंशियल। क्या आपको ये बातें समझ आ गई? चलो पहले थोड़ा बहुत यहाँ से लिखना शुरू करो, फिर मैं एक एक करके पॉइंट्स लिखवाता हूँ। अब ये लिखो, बायोटिक पोटेंशियल के बारे में लिखते हैं फिर। Maximum number of individuals produced by an organism when resources are एक और बात लिखते हैं, under favorable conditions resources are unlimited and there is no competition. ठीक, तो ये तो हमारे पास डेफिनेशन हो गई किसकी? बायोटिक पोटेंशियल की। ठीक, R represents actual fitness of an organism. चलो आगे लिखें। फिर हमने कहा सर R का जो वैल्यू है वो क्या होता है? इट इज B minus D, where B is the birth rate per capita. Per capita मैंने आपको बताया था क्या होता है, and D is the death rate per capita. ठीक, अब मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, पहले उनको सुनना, फिर उसके बाद उसको लिखना। इन
this type of growth environment is अनप्रेडिक्टेबल। एनवायरनमेंट कैसा है? अनप्रेडिक्टेबल है। समझना मेरी बात। अभी तो मैंने बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन में रख दिया, हो सकता है कि मैं गलती से एसी ऑन करके छोड़ दूँ, क्या होगा? क्या बैक्टीरिया जैसे टेम्परेचर कम होगा तो अनफेवरेबल कंडीशन आएगी उसके लिए? क्या उसको पता था कि उसके साथ ऐसा होने वाला है? उसको नहीं पता। एनवायरनमेंट चेंज जो है वो सडन है, अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे आज मुझे पता तुम लोग सब स्कार्फ लगा के बैठे हो, कैप लगा के बैठे हो, हुड पहन के बैठे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि एनवायरनमेंट कैसा है बाहर का और हम उसको प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं और प्रिडिक्ट करके उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो रहे हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल्स ऐसे नहीं है। ये इंडिविजुअल्स उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्हें नहीं पता कि अपना एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह से चेंज होगा। अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट। जैसे बारिश आई, आपने देखा बारिश में बहुत सारे छोटे 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 इंसेक्ट्स आपको ग्रो करते हुए दिखेंगे। लाइट्स के आसपास खूब सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। अब क्या वो इंसेक्ट को पता है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी? क्या उसको पता है? उसका लाइफ स्पैन क्या है? छोटा है। और लाइफ स्पैन छोटा होने के साथ साथ ही उसका एनवायरनमेंट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, तो उसकी डेथ रेट जो है वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये क्या स्टेबल है या नहीं है? नहीं है। हो सकता है कि अचानक एक ऐसा चेंज आए, जैसे कल बहुत तेज धूप आ गई, आज बहुत बारिश थी, तो आज तो उनका नंबर है, कल तेज धूप की वजह से वो सरवाइव ही ना कर पाए, उन पूरी पॉपुलेशन एकदम से क्या हो जाए? वाइप आउट हो जाए। मेरी बात समझ आ रही है? तो सर इसीलिए मैंने कहा कि इन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो ऐसी ग्रोथ शो कर रहे हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन जो होती है वो कैसी होती है? अनप्रेडिक्टेबल होती है। और नेचुरली ऐसे बहुत कम ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके केस मतलब ये अनलिमिटेड रिसोर्सेस नेचुरली पॉसिबल नहीं है। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, एब्सेंस ऑफ प्रेडेशन, ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये रियलिस्टिक ग्रोथ इसे नहीं कहा जाता। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नॉट अ रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व। क्यों? क्योंकि सर इसमें आप इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो कि ऑर्गेनिज्म कितना ग्रो करेगा, कहां करेगा। और दूसरी चीज, ऑर्गेनिज्म के लिए जो कंडीशंस हैं वो हमेशा फेवरेबल नहीं होंगी। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है सबको? तो मैंने क्या कहा? पॉपुलेशन density will only be affected if there is external resistance। कि इनका पॉपुलेशन का जो नंबर अफेक्ट होगा वो किससे होगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अफेक्ट होगा, जो कि मैं कह रहा हूं या तो हो सकता है बायोटिक रेजिस्टेंस, जैसे कंपटीशन, प्रेडेशन। समझ आ रही है मेरी बात? या फिर हो सकते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। देखो ये मत सोचना कि सर आप तो कह रहे थे कि यहाँ पर तो ये सब होता ही नहीं है, ना प्रेडेशन होता है ना कॉम्पिटिशन। हम कह रहे हैं कि कब किस कंडीशन में अफेक्ट आ सकता है ना? हम ये पढ़ रहे हैं कि इनकी ग्रोथ वैसे कैसी है, देयर इज नो रेजिस्टेंस, अनफेवरेबल कंडीशन नहीं आ रही है, फेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर रहा है। लेकिन अफेक्ट कब होगी हम उसको देख रहे हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी अफेक्टेड इफ देयर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, जो कि हो सकता है बायोटिक, जो कि हो सकता है एबायोटिक। एबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे हो गया? सडन चेंज इन टेम्परेचर, सडन चेंज इन क्लाइमेट।
आग लग गई किसी जगह पर, अचानक पानी की कमी हो गई, है ना, तो ये कुछ सर्टेन फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स, जिनकी वजह से क्या हो सकता है, इनका पॉपुलेशन चेंज हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे आर के वैल्यू का रिलेशन निकालना है रेजिस्टेंस के साथ, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के साथ, तो ये कैसा होगा? अगर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा, यानी कि उसका बायोटिक पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो सर अगर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बढ़ता है तो आर का वैल्यू क्या होता है? कम होता है। मेरी बात समझ आ गई? तो ये है आपके पास बायोटिक पोटेंशियल का रिलेशन विद एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब समझ गए सब लोग कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो ग्रोथ रेट को अफेक्ट कर रहा है, आप उसे क्या बोल रहे हो? रेजिस्टेंस। क्लियर?